Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट वाली किताब का एक बहुत जरूरी चैप्टर, भारत की पादप विविधता। अब देखिए, नाम सुनने में थोड़ा ड्राई लग सकता है, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन यकीन मानिए इसमें हमारे जंगलों के भविष्य की, हमारी पारिस्थितिक सुरक्षा की और हाँ, यूपीएससी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों की कहानी छुपी है। बिल्कुल। तो आज हम यही करेंगे। इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्सों को निकालेंगे, उन्हें पीवाईक्यूज से जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जानकारी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। एक तरह से सिंप्लीफाइड यूपीएससी की जो पीपीपी अप्रोच है, पर्सन प्लेस प्रीलिम्स, ये उसी का हिस्सा है। सही कहा। और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें बहुत मदद करता है। तो चलिए भारत की वनस्पतियों की कहानी सुनते हैं। एक तरफ है हजारों साल पुराना अनमोल खजाना और दूसरी तरफ वो खतरे जो इसे मिटाने पर तुले हैं। सबसे पहले इस खजाने की विशालता को समझते हैं। किताब कहती है कि पादप विविधता में भारत दुनिया में 10वें और एशिया में चौथे स्थान पर है। ये सिर्फ एक रैंक है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ एक रैंक बिल्कुल नहीं है। ये तो भारत की जो भौगोलिक विविधता है ना, उसका जीता जागता सबूत है। अच्छा। जरा सोचिए, एक ही देश में आपको बर्फीले हिमालय के अल्पाइन जंगल मिलते हैं, तो वहीं सुंदरवन के मैंग्रोव दलदल भी। हाँ, सही बात है। पश्चिम में थार का सूखा रेगिस्तान है, तो पूर्वोत्तर में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाले वर्षावन। यही असाधारण विविधता है जो भारत को एक मेगा डाइवर्स देश बनाती है। तो ये रैंक एक तमगा भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और यूपीएससी इसी जिम्मेदारी वाले पहलू पर सवाल पूछता है। मतलब ये सिर्फ रटके वाला फैक्ट नहीं, बल्कि भारत की एक इकोलॉजिकल पहचान है। और इसी पहचान को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने पौधों को कुछ खास हथियार दिए हैं। किताब में एक दिलचस्प मैकेनिज्म का जिक्र है, डाईबैक। ये क्या है और क्यों खास है? देखिए, डाईबैक प्रकृति का एक शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे आप पौधे का हाइबरनेशन मोड समझ सकती हैं। हाइबरनेशन जैसे जानवरों का होता है? बिल्कुल। जब मौसम बहुत खराब होता है, जैसे कि भयानक सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा बचाने के लिए अपने जमीन के ऊपर वाले हिस्से को, मतलब तना और पत्तियों को सुखा देता है। अच्छा। तो ऊपर से देखने पर लगता है कि पौधा मर गया, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें जिंदा रहती हैं सालों तक। अरे वाह। और जैसे ही बारिश होती है या मौसम अनुकूल होता है, उन्हीं जड़ों से नया जीवन फूट पड़ता है। ये तो कमाल है। मतलब पौधा मुश्किल वक्त में खुद को बचाने के लिए एक तरह से पीछे हट जाता है। पर एक सवाल आता है मन में। पूछिए। ये डाईबैक जैसे स्मार्ट तरीके तो पौधों ने प्राकृतिक खतरों से लड़ने के लिए हजारों सालों में विकसित किए हैं जी। पर क्या वे उन नए दुश्मनों से भी खुद को बचा सकते हैं जो अनजाने में हमारे इकोसिस्टम में आ गए हैं? मेरा मतलब आक्रामक विदेशी प्रजातियों से है। बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से हमारी कहानी खजाने से खतरे की तरफ मुड़ती है। पौधों के ये जो पारंपरिक सुरक्षा तंत्र हैं, वो इन नए दुश्मनों के सामने अक्सर फेल हो जाते हैं। लेंटेना कैमेरा, जलकुंभी या फिर नीडल बुश, ये सब ऐसी ही घुसपैठिए हैं। ये बाहर से आती हैं और यहाँ के इकोसिस्टम पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। क्या हर बाहरी प्रजाति आक्रामक होती है? जैसे आलू, टमाटर, मिर्च भी तो बाहर से आए हैं, पर वो तो हमारे भोजन का हिस्सा है। तो एक प्रजाति विदेशी से आक्रामक कब और क्यों बन जाती है? बेहतरीन सवाल। यही तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। हर विदेशी प्रजाति आक्रामक नहीं होती। अच्छा। आलू टमाटर हमारे खेतों में हमारी मर्जी से उगते हैं। आक्रामक प्रजाति वो है जो बिना किसी मदद के जंगल में फैलने लगे और वहां की जो मूल प्रजातियां हैं उन्हें खत्म करने लगे। पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए माहौल में उसे खाने वाला कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता या उसे बीमार करने वाला कोई कीटाणु नहीं होता। उसे एक तरह की डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिल जाती है। डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी, वाह। हाँ, तो वो स्थानीय पौधों से पानी, धूप और पोषक तत्वों के लिए मुकाबला करती है और जीत जाती है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई है ही नहीं। मतलब ये इकोसिस्टम के लिए एक अनियंत्रित कैंसर की तरह है। इसका जमीन पर क्या असर दिखता है? मैंने खुद उत्तराखंड के जंगलों में देखा है कि कैसे लेंटाना ने पूरे के पूरे अंडरग्रोथ को खत्म कर दिया है।
आप जब उस जंगल में घुसते हैं तो आपको चिड़ियों का वो शोर, वो चहचहाना सुनाई नहीं देता जो एक स्वस्थ जंगल में होता क्यों? है। ओह, और ये सीधे सीधे यूपीएससी के सवालों से जुड़ता है। 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए क्या खतरे हो सकते हैं। विकल्पों में एक था विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, और वो सही जवाब का हिस्सा था। तो यूपीएससी सिर्फ नाम नहीं, उसके पीछे का जो पूरा इकोलॉजिकल विध्वंस है उसे समझना चाहता है। ये तो वाकई एक गंभीर खतरा है। तो एक तरफ ये आक्रामक प्रजातियां हैं जो हमारे खजाने को नष्ट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी खजाने में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो खुद किसी खजाने से कम नहीं हैं। मेरा मतलब है औषधीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे। जी, किताब में कुट और लेडी स्लीपर ऑर्किड का जिक्र है। इनकी क्या कहानी है? ये पौधे भारत के पारंपरिक ज्ञान और जैविक संपदा का प्रतीक हैं। कुट हिमालय में पाया जाने वाला एक पौधा है अच्छा, जिसकी जड़ों का इस्तेमाल पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा में सूजन और दर्द कम करने वाली दवाओं में हजारों सालों से हो रहा है। हजारों सालों से। जी, वहीं लेडी स्लीपर ऑर्किड अपने खूबसूरत फूल और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी खूबी की वजह से इनका इतना ज्यादा अवैध व्यापार हुआ कि आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। ओह, ये दोनों पौधे साइट्स की लिस्ट में शामिल हैं जो इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती है। यहीं पर बायो प्रोस्पेक्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल, बायो प्रोस्पेक्टिंग को आप एक तरह की जैविक सोने की खोज समझ सकते हैं। बायोलॉजिकल गोल्ड रश। हाँ, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जंगलों में जाकर स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके ऐसे पौधे खोजती हैं जिनसे करोड़ों की दवाएं बन सकें, और यहीं से बायोपायरेसी का विवाद भी शुरू होता है। बायोपायरेसी मतलब जहां कंपनियां ज्ञान तो ले लेती हैं, लेकिन उसका आर्थिक लाभ उन स्थानीय लोगों को नहीं देती जिन्होंने उस ज्ञान को सदियों से सहेजा है। ये तो एक बहुत बड़ा नैतिक और आर्थिक सवाल है। क्या यूपीएससी इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड सवालों में दिलचस्पी लेता है? बहुत ज्यादा। वो आपसे सीधे सीधे किसी पौधे का वैज्ञानिक नाम नहीं पूछेंगे, बल्कि उसके इकोलॉजिकल या आर्थिक महत्व के बारे में पूछेंगे। कोई उदाहरण? 2012 के पेपर का ही एक और उदाहरण है। सी बकथॉर्न के बारे में एक सवाल था। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। सवाल में इसके गुणों का जिक्र था, जैसे कि ये मिट्टी के कटाव को रोकता है, मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने में मदद करता है, और इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। ये दिखाता है कि यूपीएससी चाहता है कि आप जानें कि कोई पौधा हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। समझ गया। मतलब पौधे का बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक और संरक्षण तीनों पहलुओं को जोड़कर देखना होगा। चलिए अब एक पेड़ के अंदर झांकते हैं। किताब में एनुअल रिंग्स और सैपवुड के बारे में बताया गया है। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर क्या इसके भी गहरे मायने हैं? सैपवुड को आप पेड़ की नसें या उसका पाइपलाइन सिस्टम समझ सकते हैं। पाइपलाइन सिस्टम? जी, जैसे हमारे शरीर में नसें खून और पोषक तत्वों को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, सैपवुड पेड़ की जड़ों से पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पेड़ का किचन यानी फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बिना पेड़ जिंदा नहीं रह सकता। और एनुअल रिंग्स, किताब कहती है कि इससे पेड़ की उम्र पता चलती है। हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इन रिंग्स का जो अध्ययन है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, और ये विज्ञान अद्भुत है। कैसे? हर साल पेड़ में एक नया रिंग बनता है। अगर साल अच्छा रहा, मतलब खूब बारिश हुई, तो रिंग चौड़ा बनता है, और अगर सूखा पड़ा तो रिंग बहुत पतला होता है। वाह, मतलब एक पेड़ अपने अंदर सदियों के मौसम का डेटा लेके चल रहा है। ये तो किसी बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव जैसा है। एकदम सही। सोचिए, हिमालय में हजारों साल पुराने देवदार के पेड़ हैं। उनकी रिंग्स को पढ़कर वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि 450 साल पहले कौन सा दशक सूखे का था या कब मौसम बहुत अच्छा था। कमाल है। ये हमें इतिहास की किताबों से भी पुरानी जलवायु की कहानी बताते हैं। एक पेड़ अपने आप में एक टाइम मशीन है। क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये तो सच में फैसिनेटिंग है। तो हमने एक पेड़ की कहानी समझी, लेकिन जब हम पूरी जंगल की बात करते हैं तो कहानी सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं रहती। उसमें समाज और नीतियां भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम 2006। बिल्कुल, और यूपीएससी अक्सर इन दोनों को जोड़कर ही सवाल पूछता है। अच्छा। 2013 का एक बहुत सीधा सवाल था कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया उसे शुरू कौन करता है? और इसका जवाब था ग्राम सभा।
ये सवाल दिखाता है कि यूपीएससी के लिए जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप उन जंगलों पर निर्भर समुदायों के अधिकारों और उनसे जुड़ी नीतियों को कितना समझते हैं। ये तो सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा लगता है कि अधिकार ग्राम सभा को दिए गए हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही है? अक्सर ये भी तो सुनने में आता है कि इन कानूनों का कार्यान्वयन बहुत कमजोर है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही क्रिटिकल एनालिसिस यूपीएससी मेंस में अच्छे नंबर दिलाता है। कानून बनाना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। कई जगहों पर जागरूकता की कमी, प्रशासनिक उदासीनता, इन सब कारणों से ये कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। लेकिन ये कानून आदिवासियों और वनवासियों को उनके हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो यूपीएससी की तैयारी के लिए हमें क्या सार निकालना चाहिए? सिर्फ तथ्यों को रटना, जैसे भारत की रैंक क्या है या किसी पौधे का नाम क्या है, ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुख्य बात है कनेक्टिंग द डॉट्स। आपको विषयों के बीच संबंध स्थापित करना होगा। जैसे पादप विविधता को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखिए, इसे खाद्य सुरक्षा से जोड़िए और इसे आदिवासी अधिकारों जैसे सामाजिक मुद्दों से भी जोड़कर देखिए। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सफलता की कुंजी है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जिस गति से लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियां हमारे जंगलों पर कब्जा कर रही हैं और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हमारी देशी वनस्पतियों पर दबाव डाल रहा है, उसे देखते हुए क्या भारत की इस अनूठी पादप विरासत की रक्षा के लिए केवल प्रजातियों को सूचीबद्ध करने और नेशनल पार्क बना देने से काम चल जाएगा? या फिर हमें संरक्षण के लिए ज्यादा सक्रिय और जमीनी स्तर पर भागीदारी वाले नए मॉडल्स की जरूरत है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। हमें उम्मीद है कि ये गहरी चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। हमारे काम को समर्थन देने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपका सहयोग हमें ऐसे और विश्लेषण लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.